कभी सोचा है कि एक पाइथन एप्लीकेशन जो रियल टाइम में कम्युनिकेट करती है, उसे बड़े पैमाने पर स्केल कैसे किया जाए? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल बदलाव को समझेंगे जो ठीक यही करता है। खासकर उन लोगों के लिए जो रियल टाइम सिग्नलिंग सर्वर पर काम कर रहे हैं, ये समझना एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए सीधा प्रॉब्लम की जड़ से शुरू करते हैं। हम सब फ्लास्क को उसकी सादगी के लिए पसंद करते हैं, है ना? स्टैंडर्ड वेब ऐप्स के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही वेब आरटीसी या वेब सॉकेट्स जैसी रियल टाइम चीजें आती हैं, यही सादगी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले कॉन्करेंसी की दीवार को समझेंगे, फिर एसिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखेंगे, फिर क्वाड को एक शानदार सॉल्यूशन के तौर पर जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये बदलाव असल में किया कैसे जाता है। तो पहला मुद्दा, कॉन्करेंसी की दीवार। आखिर फ्लास्क के आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बुनियादी खामी है जो इसे रियल टाइम टास्क के लिए नाकाम बना देती है? देखिए, फ्लास्क जिस पारंपरिक WSGI मॉडल पर बना है, वो छोटी और स्टेटलेस रिक्वेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था। मतलब रिक्वेस्ट आई, जवाब गया, कनेक्शन खत्म। ये हज़ारों लगातार चलने वाले वेब सॉकेट कनेक्शंस को संभालने के लिए बना ही नहीं है। होता क्या है कि हर एक कनेक्शन एक वर्कर प्रोसेस को तब तक ब्लॉक करके रखता है जब तक वो बंद ना हो जाए। इसका मतलब अगर एक सर्वर के पास 100 वर्कर्स हैं, तो वो सिर्फ 100 यूजर्स को ही एक साथ हैंडल कर सकता है। बस पूरी कैपेसिटी तुरंत खत्म। और यहीं से जन्म होता है C10 के प्रॉब्लम का। ये इंजीनियरिंग की एक क्लासिक चुनौती है। एक ही सर्वर पर 10,000 कॉन्करेंट कनेक्शंस कैसे हैंडल किए जाएं? एक थ्रेडेड सर्वर के लिए ये काम लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, हर कनेक्शन के लिए एक नया थ्रेड, हर थ्रेड मेमोरी खाता है और उनके बीच लगातार स्विच करने में कीमती CPU साइकिल्स बर्बाद होते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है। ये तो सिस्टम को क्रैश करने का एक पक्का रास्ता है। तो जैसा कि हमने देखा, प्रॉब्लम तो काफी बड़ी है और इसके शानदार सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर ये बातें अब तक मददगार लगी हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स में प्रेजेंट लिखकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो अब असली सवाल ये है, क्या होगा अगर हम और ज्यादा रिसोर्स झोंकने के बजाय काम करने का तरीका ही बदल दें? और यहीं पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तस्वीर में आती है। ये कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बिल्कुल नया, एक स्मार्ट तरीका है। इसे ऐसे समझते हैं, WSGI एक ऐसे कॉल सेंटर की तरह है जहां हर ऑपरेटर एक बार में एक ही कॉल ले सकता है और जब तक बात खत्म ना हो वो ब्लॉक रहता है। नतीजा, लंबी वेटिंग लाइन। वहीं ASGI एक अकेले सुपर एफिशिएंट ऑपरेटर की तरह है जो एक साथ सैकड़ों कॉल्स मैनेज करता है। जैसे ही कोई कॉलर होल्ड पे जाता है, वो तुरंत अगली कॉल उठा लेता है। ये इवेंट लूप पक्का करता है कि CPU कभी खाली ना बैठे, भले ही हजारों कनेक्शंस जवाब का इंतजार कर रहे हों। और इस एफिशिएंसी का सीधा असर मेमोरी की खपत पर दिखता है। हजारों थ्रेड्स के लिए गीगाबाइट्स की मेमोरी बर्बाद करने के बजाय इवेंट लूप मॉडल वही काम कुछ 100 मेगाबाइट्स में कर देता है। ये एक बहुत बड़ी बचत है। तो इस कमाल के एसिंक पैराडाइम को लागू कैसे करें? यहीं पर क्वाड आता है। फ्लास्क डेवलपर्स के लिए एक प्रैक्टिकल और बहुत ही आसानी से अपनाने लायक सॉल्यूशन। और यहीं क्वाड की असली ताकत छिपी है। यह आपको एसिंक प्रोग्रामिंग की पूरी शक्ति देता है, बिना किसी नए फ्रेमवर्क को सीखने या अपने पूरे कोड को नए सिरे से लिखने की जरूरत के। यह स्क्रीन दिखाती है कि बदलाव कितने मामूली हैं। आप बस फ्लास्क के इंपोर्ट को क्वाड से बदलते हैं, रूट फंक्शंस के आगे एसिंक डेफ लगाते हैं और जहां भी IO ऑपरेशन हो वहां अवेट कीवर्ड जोड़ देते हैं। बाकी का लॉजिक, डेकोरेटर्स, सब कुछ लगभग वैसा ही रहता है ना कमाल? चलिए अब उन ठोस फायदों की बात करते हैं जो इस माइग्रेशन को सच में एक गेम चेंजर बना देते हैं। बेंचमार्क साफ साफ कहानी बताते हैं। एक ही हार्डवेयर पर जहां फ्लास्क लगभग 1500 रिक्वेस्ट प्रति सेकंड पर अटक जाता है, वहीं क्वाड और यूबिकॉन का कॉम्बिनेशन आसानी से 13,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। ये लगभग 9 गुना ज्यादा है। लेकिन सिर्फ थ्रूपुट ही नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है लोड के तहत लेटेंसी का बिहेवियर। जहां ज्यादा लोड पर फ्लास्क का रिस्पांस टाइम आसमान छूने लगता है, वहीं क्वाड कमाल का स्टेबल रहता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यही स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी सब कुछ है। और ये लाइन पूरी बात को परफेक्टली समराइज करती है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये विश्वसनीयता और ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी कमी के बारे में भी है।
तो इस माइग्रेशन को अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे किया जा सकता है? चलिए एक फटाफट प्लान देखते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला कदम इंपोर्ट्स बदलना, जो बहुत आसान है। इसके बाद रूट्स को एसिंग फंक्शंस में बदलना। सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाला कदम है तीसरा, ये पक्का करना कि कोई भी सिंक्रोनस आईओ ऑपरेशन इवेंट लूप को ब्लॉक ना करे। और आखिर में जो काम ज़्यादा सीपीयू पावर लेते हैं उन्हें बस एक अलग थ्रेड पर भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर यह माइग्रेशन सिर्फ एक कमी को दूर करना नहीं है, ये अपनी एप्लीकेशन को भविष्य के लिए तैयार करने का एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। एक ऐसा भविष्य जहां रियल टाइम इंटरैक्शन ही नॉर्मल होगा। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने नेटवर्क में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर दें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।